हेलो दोस्तों, आज हम लोग AWS में बात करने वाले हैं हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी की। इसको हम लोग HA शॉर्ट में HA कहते हैं, HA एंड स्केलेबिलिटी भी कहते हैं। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप AWS के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नॉर्मल सिस्टम डिज़ाइन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर सिस्टम डिज़ाइन आपको सीखना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बिकॉज़ मार्केट में AWS के जो सर्विसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उन सर्विसेज़ के भी बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, कौन सा सर्विस किस लिए यूज़ होता है। जब हम लोग HA और स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तब वह भी आपको जानकारी मिलेगी। प्लस आपको जानकारी मिलेगी कि सिस्टम डिज़ाइन जब हम लोग करते हैं, तो अगर कोई बड़ी सी वेबसाइट है, कोई बड़ी सी कंपनी है, तो उसमें बहुत सारा ट्रैफ़िक आने वाला है, तो उसमें किस तरह की चीज़ें, किस तरीके का आर्किटेक्चर हमें फ़ॉलो करना पड़ता है उसको डेवलपमेंट करते वक़्त, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और समझने में, बिकॉज़ ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बड़ी बहुत मतलब जो बड़ी कंपनी होती है, या फिर अगर आप खुद एक फ्रीलांसिंग पर हैं और अगर आपको क्लाइंट ऐसा मिला जो कि बहुत दमदार है, इसका बहुत ट्रैफ़िक आने वाला है, पर किसी वजह से उसका वायरल होता है और ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आता है, तो उस केस में आपको ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो बात करेंगे HA एंड स्केलेबिलिटी की हम लोग। पहले हम लोग बात करेंगे HA की। तो HA क्या होता है? क्या इससे हमें इस HA से हमें मिलेगा क्या हमारे एप्लीकेशन को? सो HA इंश्योर दैट एन एप्लीकेशन रिमेन्स ऑपरेशनल एंड एक्सेसिबल इवन इफ सम ऑफ इट्स कंपोनेंट फेल। तो अगर कोई कंपोनेंट फेल भी हो जाता है, एक जो पूरा वेब एप्लीकेशन होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो उसका एक कंपोनेंट अगर फेल भी हो जाए तो फिर भी बाकी के कंपोनेंट चलें और कुछ ना कुछ सर्व होता रहे, तो ये चीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर हम लोग हाई HA का सही तरीके से ध्यान रखें तो। इससे हमें मिलेगा डाउन टाइम कम, यानी कि हमारी वेब एप्लीकेशन का डाउन टाइम मिनिमाइज़ होगा, और जो यूज़र है, जो जो हमारा व्यूअर होता है, फिर विज़िटर होता है हमारी वेबसाइट का, उसको कंटिन्यूअसली हमारी एप्लीकेशन पे एक्सेस मिलता रहेगा। अगर इवन कोई कंपोनेंट अगर काम नहीं भी कर रहा, फिर भी वो हमारी साइट को, एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है कुछ हद तक, कि हम लोग इंश्योर करते हैं जब हम लोग HA का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ तब। कैसे अचीव करना होता है HA? अगर आप अचीव करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन पे तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको मल्टीपल AZ का यूज़ करना होता है। मल्टीपल एबिलिटी ज़ोन का आप यूज़ कीजिए, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन को मल्टीपल एबिलिटी ज़ोन पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जैसे कि एक ज़ोन पे अगर कोई बर्डन आ रहा है, जैसे ये क्या है, डेटा सेंटर ही रहता है एक AZ पे। मान लीजिए कि मुंबई में कोई गड़बड़ हो गई, तो मुंबई का पूरा रीजन गड़बड़ हो गया। लेकिन आपका अगर हैदराबाद में भी अगर आपने कुछ रखे हुए हैं, तो वहाँ पर सही तरीके से वो काम कर रहा है, तो वहाँ से चीज़ें सर्व सर्व की जाएँगी। तो इस तरीके से मल्टीपल AZ का यूज़ करके आप इसको अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से लोड बैलेंसर होता है। एक जगह पर अगर ज़्यादा ट्रैफ़िक जाए तो वो डाउन टाइम होने लगता है, इसके बजाय उसको मैनेज किया जाता है किसी और जगह ट्रैफ़िक को ट्रांसफ़र करके, या फिर किसी और जगह ट्रैफ़िक को डाइवर्ट करके उसको लोड बैलेंसर के थ्रू करते हैं। ऑटो रिकवरी, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपको ऑटो रिकवरी रखना चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंस डेटाबेस आपको बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं अगर हम लोग HA का यूज़ करते हैं उस केस में। ओके, सो इसके बारे में आपको सारी चीज़ें और पता चल जाएगी। एक्चुअली जब हम लोग स्केल करते हैं तो वह HA हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है स्केल करने का, कि स्केल कैसे करते हैं आप अपने एप्लीकेशन को। जैसे उसमें ट्रैफिक आता है वैसे उसको कैसे स्केल किया जाता है। जैसे आप स्केल करेंगे, अगर जितना ज़्यादा बेहतरीन आपका स्केलेबिलिटी रहेगा आपके एप्लीकेशन का, उतना ही बेहतर आपको HA मिलेगा आपके एप्लीकेशन के लिए। इसीलिए मोर फोकस हमारा रहेगा स्केलेबिलिटी पर। तो स्केलेबिलिटी क्या होता है? स्केलेबिलिटी अलाउज an application to handle an increasing amount of load by adding more resource or scaling down when the load decrease। तो स्केलिंग का मतलब होता है कि जब आपके पास हाई ट्रैफिक आता है तो आप अपने रिसोर्स को बढ़ा लीजिए। अगर आपके पास लो ट्रैफिक आ रहा है तो आप अपने रिसोर्स को डिक्रीज़ कर लीजिए। इससे आपका कॉस्ट भी मैनेज होगा। जो सर्विसेज का कॉस्ट होता है वो, अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो आपको ज़्यादा रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, उस वक्त आपका कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन जैसे आपका ट्रैफिक कम होता है वैसे आप अपने रिसोर्स को डाउन कर लीजिए, इससे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, और ओवरऑल जो आपका कॉस्ट रहेगा वो काफ़ी एवरेज होकर मिलेगा, मतलब आपको देना पड़ेगा अपने वेबसाइट के लिए जहाँ से भी आप सर्विस ले रहे हैं वहाँ पर। तो स्केलिंग से हमारे एप्लीकेशन पे क्या मिलने वाला है? हमारे एप्लीकेशन पे स्केलिंग से मिलेगा कि हम लोग अपने रिसोर्स को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा ट्रैफिक या फिर लोड, हमारी जो एप्लीकेशन उस पर कम आ रही है फिर ज़्यादा आ रही है। इसी को स्केलिंग कहते हैं। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हमारे लिए करेगा, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करेगा वाइल मेंटेनिंग परफॉर्मेंस, यानी कि अगर ज़्यादा आ रहा है तो इस रिसोर्स को बढ़ा देना है, कम आ रहा है रिसोर्स को घटा देना से परफॉर्मेंस भी हमारा बढ़िया बना हुआ रहता है। टाइप ऑफ स्केलेबिलिटी की बात करें तो दो टाइप की हमारे पास स्केलेबिलिटी रहती है। पहली है वर्टिकल स्केलिंग, या फिर वर्टिकल स्केलेबिलिटी आप कह सकते हैं, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। पहले अगर हम बात करें वर्टिकल स्केलिंग की, तो इसमें क्या होता है कि आप
साइज़ या फिर कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं इंस्टेंस का। इंस्टेंस मीन्स यहाँ पर जो हम लोग AWS की अगर हम लोग बात करें तो AWS की सर्विस की बात करें तो जो हम लोग इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, यहाँ उसकी बात हो रही है कि एक सिंगल इंस्टेंस ही रहेगा, बस उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे आप अगर कोई मीडियम EC2 इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको अपग्रेड करके लार्ज EC2 इंस्टेंस में अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से आप साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, फिर कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं अपने इंस्टेंस का इन वर्टिकल स्केलिंग या फिर वर्टिकल स्केलेबिलिटी। ओके, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप ऐड करते हैं मोर इंस्टेंस और सर्वर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है, जैसे ही आपका और ट्रैफिक होता है तो आप एक और EC2 इंस्टेंस ले आते हैं। इसमें आप नंबर ऑफ इंस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं और वर्टिकल स्केलिंग में साइज़ या फिर कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं। इसको आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू इस तरीके से समझ सकते हैं। इस स्केलिंग को दोनों के बीच डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक इंसान है जो 3 लोगों को पीट सकता है, ठीक है? 3 लोगों को पीटने की क्षमता उसके अंदर में है, उस इंसान के अंदर में। तो जैसे ही चौथा बंदा आता है, मतलब 3 का एक ग्रुप आ गया, अब उसने वह ग्रुप और बंदे लेकर चला आता है, मतलब कि 5 लोग उसमें उसको एक अकेले को पीटने के लिए आ गए। तो उसके पास तो इतनी कैपेसिटी है नहीं, वो तो 3 को ही मार सकता है। तो वह क्या करेगा? वह खाएगा, पिएगा, कराटे सीखेगा और भी काफ़ी सारे होते हैं चीज़ें, उन सबको सीखेगा, अपनी स्किल को बेहतर बनाएगा और वही अकेला अब 5 लोगों को मारने के लिए तैयार है, मतलब 5 लोगों को मार सकता है। तो ये होता है वर्टिकल स्केलिंग, कि वही है, सिंगल इंस्टेंस, वही इंसान है, बस उसने क्या किया, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर लिया, यानी कि अपना जो स्किल था उसको इंक्रीज़ कर लिया मारने पीटने का। तो ये होता है वर्टिकल स्केलिंग। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की यहीं पर हम लोग बात करें तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि एक इंसान जो 3 लोगों को मार सकता था, और जब वो 5 लोग उसको पीटने के लिए आते हैं तो वह एक इंसान अपने एक दोस्त को लेकर चला आता है। अब इधर 2 है, उधर 5 है। अब ये दोनों ही 3-3 को मार सकते हैं, तो ये 6 लोगों को मार सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंसान जो है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो वही होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। जब आपका इधर से लोड बढ़ा, जब 5 लोग आपको पीटने के लिए आते हैं तो आप भी खुद को इंक्रीज़ कर लेते हैं कि मैं हूँ, एक मेरा दोस्त आ गया। तो नंबर ऑफ इंसान यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और वर्टिकल स्केलिंग होता है कि इंसान एक ही रहता है बट उसने अपनी स्किल, अपना जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा लिया है। ओके, तो ये है एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। होपफुली आप इसको अगर याद रखेंगे और एक बार आप खुद से इसको बोल कर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने जो बोला हुआ ये रियल वर्ल्ड, तो फिर आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं कि वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है। अब बात करते हैं कैसे अचीव करते हैं स्केलेबिलिटी को। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स ASG का हम लोग यूज़ करते हैं, इलास्टिसिटी का यूज़ करते हैं, सर्वरलेस आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं। जो हमने HA में देखा था वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं, तो वह भी हम लोग लोड बैलेंसर वगैरह भी यहाँ पर हम लोगों को मिल जाती है। ओके, सो दोस्तों ये है कि HA क्या है और स्केलेबिलिटी क्या है, टाइप ऑफ स्केलेबिलिटी क्या है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में बात करें कि वर्टिकल स्केलेबिलिटी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या होता है, तो आप इस दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। बिकॉज इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने इसको लिया, वरना मैं इसको छोड़ने वाला था, बट मैंने सोचा चलो बता देता हूँ। तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ अ सिंगल मशीन, जो सिंगल मशीन जो सिंगल इंस्टेंस होता है उसका पावर आप इंक्रीज़ करते हैं इसमें आप अपग्रेड करते हैं, जैसे CPU अपग्रेड कर दिया आपने, रैम अपग्रेड कर दिया, या फिर स्टोरेज आपने अपग्रेड कर दिया, फिर प्रोसेसर आपने अपग्रेड कर दिया। ये लिमिटेड बाय हार्डवेयर कैपेबिलिटीज होता है, इसमें हार्डवेयर की जो कैपेबिलिटी वो लिमिटेड होती है, आपने इंक्रीज़ कर दिया। जैसे मान लीजिए आपने मीडियम से लार्ज में अपने इंस्टेंस को अपग्रेड कर दिया, तो भी उसमें भी लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रैम है, लिमिटेड CPU है, लिमिटेड स्टोरेज है, तो इसमें हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ की लिमिटेशन होती है। और ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, यानी कि यहाँ पर अगर आपका कोई इशू हुआ इस सिंगल इंस्टेंस में तो आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा, मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। ये होता है स्मॉल एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि डेटाबेस RDS अगर आप यूज़ करते हैं, अमेजोन का RDS, जिसमें आप जो RDS सपोर्ट करता है, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है, तो अगर आप उसका यूज़ करते हैं स्मॉल एप्लीकेशन के लिए, वर्टिकल स्केलिंग ठीक है। कैन बिकम एक्सपेंसिव एट हाई कैपेसिटी, अगर आपने अपग्रेड किया, बहुत बड़ा मशीन आपने ले लिया हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा रैम ले लिया, बहुत ज़्यादा CPU ले लिया, बहुत ज़्यादा स्टोरेज ले लिया, तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। वर्टिकल स्केलिटी का आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए आपने हाई कैपेसिटी के लिए अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, फिर वो एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए। सिंपल टू इम्प्लीमेंटेशन होता है, बिकॉज एक सिंगल मशीन होता है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ज़्यादा कोड आपको एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता है नहीं, बस एक सिंगल मशीन पे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब डिप्लॉय करना है, तो ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है ये। अब इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की। एडिंग मोर मशीन टू दिस सिस्टम, इसमें आप नंबर ऑफ इंस्टेंस इंक्रीज करते हैं। एक EC2 इंस्टेंस है आपका, तो दूसरा EC2 इंस्टेंस आपका बन गया, फिर तीसरा बन गया, फिर चौथा बन गया, इस तरीके से आप नंबर ऑफ इंस्टेंस इंक्रीज करते हैं इसमें, जैसे जैसे ट्रैफिक आता है उसके अकॉर्डिंग। ऐड मोर इंस्टेंस और नोड, इसमें जैसे मैंने कहा कि इंस्टेंस या नोड आप ऐड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कैन एक्सपैंड
बाय एडिंग मोर नोड, ये एक्सपैंड हो सकता है नोड ऐड करके। फॉल्ट टॉलरेंट विद मल्टीपल इंस्टेंस, फॉल्ट टॉलरेंट होता है ये बस आपका अगर एक इंस्टेंस पे अगर आपकी गड़बड़ी है, बाकी के इंस्टेंस आपके ठीक है, तो वहाँ से आपका सर्व किया जा रहा है। लार्ज स्केल एप्लीकेशन, इसका यूज़ आप लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस लाइक डायनामो डीबी वगैरह में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव एट लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे नॉर्मली, अगर आपने सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और अगर आप ऐसे ही कोई एप्लीकेशन इसमें डिप्लॉय कर देते हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, वो उल्टा पड़ जाता है, मतलब ज़्यादा कॉस्ट आपको देना पड़ जाएगा। तो वैसा ना करके आपको सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसकी वजह से आप इसको कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें। और इसके लिए बेहतर होता है कि आप इन सब चीज़ों को ठीक तरीके से देखें और समझें, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सच डेप्थ में बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड लोड बैलेंसिंग, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो लोड बैलेंसिंग और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें रिक्वायर्ड होता है। लोड बैलेंसिंग और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप सही तरीके से करेंगे तभी आपका ये कॉस्ट इफेक्टिव हो पाएगा, वरना नहीं होगा, आपको उल्टा पड़ जाएगा। ओके, तो यूज़ वर्टिकल स्केलिंग कहाँ पर आपको यूज़ करना है? व्हेन योर एप्लीकेशन इज रिलेटिवली स्मॉल एंड कैन रन इफिशिएंटली ऑन अ सिंगल मशीन, आपको लगता है कि आपका एप्लीकेशन छोटा है और एक सिंगल मशीन पे चल सकता है, तो उस केस में आप वर्टिकल स्केलिंग का इस्तेमाल कीजिए, मतलब एक मशीन रहेगा उस पर सारा कुछ आप डाल दीजिए। वैन सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ मैनेजमेंट आर प्रायोरिटीज़, जब आपकी प्रायोरिटी होती है, आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, तो आपको सिंपल चाहिए होगा चीज़ें अच्छे तरीके आप इजीली मैनेज कर सकें अपने सर्वर्स को, तो उसके लिए आप एक सिंगल मशीन पर डालिए, इसको आप उसमें वर्टिकल स्केलिंग का यूज़ कीजिए और फिर आपका काम ईजी तरीके से होगा। फॉर लेगेसी एप्लीकेशन दैट आर नॉट डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो लेगेसी एप्लीकेशन होती हैं उसको आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। बात करें अगर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, तो व्हेन बिल्डिंग एप्लीकेशन दैट नीड टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक और डेटा सच एज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया साइट्स और कंटेंट डिलीवरी सिस्टम, तो उस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का यूज़ करते हैं। जब ट्रैफिक आए तो चीज़ें बढ़नी चाहिए, जब ट्रैफिक कम हो तो चीज़ें कम होनी चाहिए, इस तरीके से आप स्केलिंग करें और मल्टीपल मतलब नंबर ऑफ इंस्टेंस के थ्रू आप इसको मैनेज करें, उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का यूज़ करते हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं अभी के लिए, तो आपने भी देखा होगा कि रिसेंटली बिग बिलियन डे सेल चल रहा था फ्लिपकार्ट पे, और अमेजन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा था दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर। तो आपको क्या लगता है कि जितना ट्रैफिक उन लोगों को ये 10 दिनों में मिला होगा, जो बिग बिलियन डे में मिला होगा, या फिर अमेजन का जो सेल चला था उस पर चला था, क्या अभी मिल रहा होगा वो ख़त्म होने के बाद? नहीं मिल रहा होगा। तो वहाँ पर ये लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का यूज़ करते हैं, लोड बैलेंसिंग का यूज़ करते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट होती हैं वो उसका यूज़ करते हैं कि जब ट्रैफिक हाई आ रहा है तो आप स्केल कर लो अपने रिसोर्सेज को, यानी कि स्केल अप कर लो, और जब आप का ट्रैफिक कम हो जाता है तब स्केल उसको नीचे कर लो, मतलब रिसोर्सेज को कम कर लो। इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हैं सही तरीके से, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, आपका कॉस्ट भी बचाएगा, डेवलपमेंट का जो आपका कॉस्ट होता है उसको भी आप सेव कर पाएंगे अपने क्लाइंट के लिए, कंपनी के लिए, और आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस होती है वो भी बेहतर तरीके से हो पाएगी। इवन जितना भी वो ट्रैफिक आ ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का आप यूज़ करेंगे अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं, जैसे AWS की सर्विसेज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए, तो बहुत ही ईजी तरीके से ये आपको करके देता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है इसमें इंस्टेंस को ऐड करने का और रिमूव करने का। तो इस तरह के सर्विसेज जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे AWS यूज़ कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इसी वजह से आप चाहेंगे कि आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को ही ऑप्ट कर लें, इसी को ही आप यूज़ कर लें। व्हेन हाई HA एंड फॉल्ट टॉलरेंस आर क्रिटिकल, जब HA और FT आपका क्रिटिकल होता है तब आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का यूज़ करना चाहेंगे। तो कब किसको यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया। अभी बात करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और अभी तक जो आपने जो यहाँ तक देखा था, जिसमें मैंने आपको HA बताया, स्केलिंग बताया, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मैंने बताया, फिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बताया, दोनों को कब किसको यूज़ करना है वो भी मैंने बताया। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आपने देखा, ये इसको आप एक सेपरेट कॉन्सेप्ट ले सकते हैं सिस्टम डिज़ाइन का, या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस थ्योरी को दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाला जो मैं आपको रियल वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मोर स्पेसिफिक हो जाएंगे AWS को लेकर, बिकॉज मैं यहाँ पर जो सर्विसेज बताऊँगा वो AWS के सर्विसेज ही ज़्यादातर करके आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। ये जो सर्विस है इससे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, तो आपका AWS का सर्विस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको दिमाग में क्लियर रहेगा। वैसे हम लोग AWS देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें रहें, बिकॉज एक और रीज़न है कि AWS की सर्विसेज ही ज़्यादातर करके यूज़ होती है मार्केट में, आप सबको पता होगा, इसी वजह से मैंने इसका एग्जांपल लिया हुआ है AWS के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ई-लर्निंग वेब एप्लीकेशन हमारे पास है एक, कोई भी आप ई-लर्निंग माइंड में ले लीजिए, बहुत सारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन हाँ बहुत सारी ई-लर्निंग आपको ऑनलाइन मिल जाती है, जिसमें वीडियो स्ट्रीम होता है, आप यूट्यूब को भी ले सकते हैं जिसमें वीडियो स्ट्रीम होता है। तो ई-लर्निंग वेब एप्लीकेशन है हमारे पास, और हमें इसको एक बेहतर तरीके से डिप्लॉय करना है।
कैसे करेंगे, किस किस चीज़ को कहाँ पर रखते हैं, कौन सा सर्विस यूज़ करेंगे किसके लिए, वह सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बट यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ई लर्निंग वीडियो वगैरह स्ट्रीम होना है, बहुत सारी चीज़ें होनी है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ज़्यादातर करके। ओके, सो एक बड़ी वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला है, वीडियो स्ट्रीमिंग होगा, तो मैंने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को यहाँ पर चूज़ किया हुआ है। पहले हम लोग वेब एप्लीकेशन को देखते हैं जिसमें आप जो सोर्स कोड होता है वह सारी चीज़ें आप रखते हैं। सो आप वेब एप्लीकेशन में सबसे पहले अमेज़न EC2 इंस्टेंस से क्रिएट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। आप वहाँ उसमें इस EC2 इंस्टेंस में अब अपने वेब सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, जो आपका बाकी सारी चीज़ें होती रिक्वायर्ड होती है उसको इंस्टॉल करते हैं और आप डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय योर वेब सर्वर्स अक्रॉस मल्टीपल AZ टू इंश्योर दैट इफ़ वन AZ गोज डाउन अनदर कैन हैंडल द लोड। तो यहाँ पर आप मल्टीपल AZ पर अपने इंस्टेंस को अपने इंस्टेंस को रख के और अपने वेब सर्वर को डिप्लॉय करते हैं। क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, इसीलिए हम लोगों ने मल्टीपल AZ का यूज़ किया हुआ है। AZ मतलब जो आपका एबिलिटी जोन होता है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे मुंबई में एक आपका हो गया, फिर आपका हैदराबाद में हो गया, आपका हो गया एक कोलकाता में हो गया। तो अगर एक मुंबई में कोई प्रॉब्लम है तो हैदराबाद चल रहा है सही तरीके से, कोलकाता सही तरीके से चल रहा है, तो आपका जो लोड है वो हैंडल कर लिया जाएगा उन सब जहाँ भी अवेलेबल होगा उस सेंटर के द्वारा। तो आपको अपना वेब सर्वर मल्टीपल AZ में रख देना है। देन नेक्स्ट इसमें हम लोग यूज़ करेंगे ELB, जिसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर। डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग यूजर ट्रैफिक टू दीज इंस्टेंस अक्रॉस AZ इंश्योरिंग इवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेल ओवर कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पर जो हमने अभी देखा कि हम लोग अपना जो वेब सर्वर है उसको मल्टीपल AZ में डिप्लॉय कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर एक जगह से अगर फेलियर आता है या फिर एक जगह डाउन होता है तो बाकी जगहों पर हमारा अवेलेबल रहेगा, उससे हमारा सर्व होता रहेगा जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन है हुआ। लेकिन इसको कैसे मैनेज कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे आप कैसे सारी चीज़ें करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ELB का, यानी कि लोड बैलेंसर का यहाँ पर यूज़ किया था। लोड बैलेंसर क्या करता है कि बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक आ रहा है तो वो देखेगा कि नहीं मुंबई वाले पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, अब क्या करो, अब इनकमिंग जो यूज़र ट्रैफिक है उसको आप कोलकाता में डाइवर्ट कर दो, या फिर आप डाइवर्ट कर दो या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो हैदराबाद वाले पे। तो ये काम होता है ELB का। तो आपके दिमाग में शुरू में आ रहा होगा कि भाई मल्टीपल हमने इंस्टेंस क्रिएट तो कर दिया, एक अलग अलग AZ में तो रख दिया, मगर जो ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग AZ में, अलग अलग जो हमने अपना वेब सर्वर रखा अक्रॉस मल्टीपल AZ उसमें कैसे रखेंगे। तो वह काम करता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर ट्रैफिक देखता है कि कौन सा ट्रैफिक को कहाँ पर किस AZ में भेजना है। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि एक तो ट्रैफिक आपका बेहतर तरीके से हैंडल होगा, परफॉर्मेंस यूज़र को बढ़िया मिलेगा और फेल ओवर कैपेबिलिटीज़ भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट इसमें हमारा आता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप ASG, इस चीज़ से हम लोग ASG कहते हैं, ऑटोमेटिकली एडिंग मोर EC2 इंस्टेंस व्हेन देयर इज अ स्पाइक इन यूजर ट्रैफिक लाइक ड्यूरिंग अ न्यू कोर्स रिलीज और प्रमोशनल इवेंट। तो अगर हम लोग E-लर्निंग की बात करें तो मान लीजिए कि दुर्गा पूजा आ गया, तो दुर्गा पूजा में हम लोग कोई नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, तो उस समय ऑटोमेटिकली हमारा एक नया EC2 इंस्टेंस ऐड हो जाना चाहिए जिससे कि वो हैंडल कर सके ट्रैफिक को। तो उसके लिए हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप ASG का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं डेटाबेस की। देखिए एक एप्लीकेशन में क्या होता है, एक तो वेब एप्लीकेशन हमारा हो गया, अपना जो सोर्स कोड वगैरह रहता है, वेब सर्वर वगैरह ये सब कुछ। दूसरा होता है आपका डेटाबेस, फिर होता है आपको मॉनिटर करना, फिर कैशे होता है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बेस पे हम लोगों ने सारी चीज़ें डिसाइड की हुई हैं। ये तरीका होता है डेटाबेस। जैसे कि अमेजन RDS आप यूज़ करते हैं जो कि MySQL, PostgreSQL और Oracle ये सारी चीज़ सपोर्ट करता है विथ मल्टीपल AZ। तो आप मल्टीपल AZ यानी कि मल्टीपल एबिलिटी जोन में आप RDS यूज़ करके अपना जो डेटाबेस है उसको आप रखते हैं। तो होस्ट योर कोर्स डेटा इन RDS डेटाबेस विथ मल्टीपल AZ कॉन्फ़िगरेशन। If the primary database instance fails, RDS will automatically fail over to standby instance in another AZ and maintain availability. So ये कहता है कि आप मल्टीपल AZ में अपना डेटाबेस रखिए। अगर एक डेटाबेस फेल होता है तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज अमेजन RDS आपको ये प्रोवाइड करता है कि ऑटोमेटिकली फेल ओवर को हैंडल करेगा। देन नेक्स्ट हम लोग बात करें रीड रेप्लिका की। तो रीड रेप्लिका में क्या होता है कि हम लोग इसमें देखते हैं कि ज़्यादातर क्वेरीज क्या होती हैं। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेरीज होती हैं रीड ऑपरेशंस, मतलब क्वेरी कर रहे होते हैं आप। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन फैच करके हम लोग दिखाते हैं वेबसाइट पे, या फिर यूज़र भी अगर क्लिक कर रहा होता है तो इन्फॉर्मेशन फैच करता है। तो हम लोग रीड रेप्लिका क्रिएट करते हैं। क्रिएट रीड रेप्लिका ऑफ योर RDS डेटाबेस टू ऑफलोड रीड ट्रैफिक इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। आप क्या करेंगे कि एक रीड रेप्लिका क्रिएट करेंगे, अपना जो आपका RDS रहता है उससे आप एक रीड रेप्लिका क्रिएट करेंगे कि वो सिर्फ रीड करने के लिए ही आपका रहेगा। इस तरीके से परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कंटेंट डिलीवरी की। कंटेंट मीन्स क्या होगा, E-लर्निंग में क्या कंटेंट रहेगा, इमेजेस रह सकती हैं, वीडियोज़ रह सकता है,
तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। मटेरियल, PDF फाइल, डॉक फाइल, ये सारी चीज़ें रख सकती हैं। इसको आप कहाँ पर रखेंगे? इसको आप रखेंगे अमेज़न S3 में। तो अमेज़न S3 में आप अपने कोर्स के वीडियोज़ रख सकते हैं, जो भी मटेरियल है, PDF फाइल और डॉक फाइल, वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा सर्विस इसमें है अमेज़न क्लाउड फ्रंट। यूज़ क्लाउड फ्रंट एज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि CDN के रूप में आप यहाँ पर यूज़ करते हैं अमेज़न क्लाउड फ्रंट को कैशे करने के लिए। अपने जो इमेजेस हो गई या फिर जो आपका CSS वगैरह का जो फाइल हो गया, उसका आप कैशे करने के लिए, आप अपने वेब एप्लीकेशन का कैशे क्रिएट करने के लिए आप अमेज़न क्लाउड फ्रंट का यूज़ करते हैं। और इससे क्या, तो इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा, आप डिलीवर कोर्स वीडियो टू यूज़र वर्ल्ड वाइड कर पाएंगे, आपकी लेटेंसी रिड्यूस हो जाएगी, लोड टाइम आपका बेहतर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप इम्प्रूव कर पाएंगे। देन हमारा होता है सर्वरलेस कंपोनेंट्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको सर्वरलेस कंपोनेंट के रूप में रखना चाहिए, जैसे कि यूज़ AWS Lambda फॉर प्रोसेसिंग यूजर रिक्वेस्ट और बैकग्राउंड टास्क लाइक सेंडिंग कोर्स कंप्लीशन ईमेल, अलाउइंग द एप्लीकेशन टू स्केल फंक्शन इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन ट्रैफिक। तो AWS Lambda का हम लोग यूज़ करते हैं बैकग्राउंड में टास्क को हैंडल करने के लिए। अगर आपका बैकग्राउंड में कोई टास्क अगर है, उसको आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप AWS Lambda का यूज़ करते हैं। किस तरीके से टास्क, जैसे आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं कोर्स कंप्लीशन का, या फिर सर्टिफिकेट का ईमेल सेंड करना चाहते हैं, या फिर आप ट्रैक करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़, तो वह आप AWS Lambda का यूज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूज़ AWS API गेटवे टू मैनेज API रिक्वेस्ट टू द Lambda फंक्शन, इंश्योर दे आर स्केलेबल एंड हाईली अवेलेबल। तो आप यहाँ पर Amazon API गेटवे का यूज़ कर सकते हैं अपने API रिक्वेस्ट को, जो कि आप Lambda फंक्शन में कर रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए। देन हमारा यहाँ पर आता है लास्ट में मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स। तो यूज़ Amazon क्लाउड वॉच टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ EC2 इंस्टेंस, RDS एंड अदर सर्विसेज। जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए आप यूज़ करेंगे क्लाउड वॉच का। सेटअप अलार्म फॉर मैट्रिक्स लाइक CPU यूटिलाइजेशन और इंस्टेंस हेल्थ टू ट्रिगर ऑटो स्केलिंग एक्शन। तो ऑटो स्केलिंग एक्शन ट्रिगर करने के लिए आपको इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। उसमें आप अलार्म सेट कीजिए, CPU यूटिलाइजेशन आपका सही तरीके से हो रहा नहीं, या फिर कितने पर जाकर आपका चीज़ें होनी चाहिए, वो सारा कुछ आप क्लाउड वॉच का यूज़ करके। ओके, सो ये है दोस्तों। अभी उसमें मैं आपको कितना ही बताऊँ, काफ़ी सारी चीज़ें और भी इसमें इंक्लूड हम लोग करते हैं जब हम लोग कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तब। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा कि लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं किसी वेब एप्लीकेशन के लिए, कैसे आप ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस मल्टीपल AZ, फिर मल्टीपल इंस्टेंस, कैसे आप ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। प्रैक्टिकली हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी के लिए ये था थ्योरेटिकल पार्ट इसका, AZ का, माफ कीजिएगा HA का और स्केलेबिलिटी का। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होगा, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली। और डाउट तब होता है जब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं और चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं क्लिक 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 में। बट कोई नहीं, वहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब मैं आपको बताऊँगा तो मैं आपको बहुत ही समय लेकर और क्लियरली बताऊँगा। इस तरह की वीडियोज़ मुझे क्या इसमें थोड़ा-सा लगता है कि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो लोग देखना नहीं चाहते फ्री में। मतलब पैसे अगर मैं लूँ, मैं अगर इसको एज़ अ कोर्स सेल करूँ तो फिर लोग देखते हैं। लेकिन जब फ्री में इस तरीके की चीज़ें बताऊँ, थ्योरेटिकल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपकी वेब एप्लीकेशन डेप्लॉयमेंट का बहुत ही बड़ा सा रोल अदा करता है। लेकिन लोग देखते नहीं हैं इस तरीके की चीज़ें। उनको ये बोरिंग लगता है, या फिर लगता है कि यार बस डिप्लॉय कर दो, क्या ही हो जाएगा, देखेंगे बाद में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चीज़ें बहुत ही ख़राब हो सकती हैं, स्थिति बहुत ही ख़राब हो सकती है अगर अचानक से वायरल हो जाए चीज़ें और ट्रैफ़िक आ जाए और आपने इसको पहले से प्लान ना किया हो तो। मतलब एक होता है ना कि एक चांस मिलता है, एक मौका मिलता है हर एक चीज़ को। तो अगर आपके क्लाइंट को उस वक़्त वो मौका मिला है, वो वायरल हो गया, वो उसका एप्लीकेशन और वो उसको मौका मिला है, उसको वो सही तरीके से भुना नहीं पाएगा जस्ट बिकॉज़ आपने उसको सही तरीके से प्लान करके उसको डिप्लॉय नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आई डोंट नो कि कितना लोग इसको केयर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जो भी था दोस्तों, ये था। और आप AWS का पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ प्लेलिस्ट एक बार। सो ये मेरा चैनल में आके पहले आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले टैब में क्लिक करना है और यहाँ से आपको मिलेगा AWS की ये वाली प्लेलिस्ट। इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये सारी वीडियोज़ सीरियल वाइज जैसे मैंने प्लेस किया हुआ है वैसे वैसे ही आपको देखनी है, जिससे कि आप AWS को बेहतर तरीके से समझ सकें। ये आपको काम आने वाला है अगर आप AWS एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, तो या फिर आपको जॉब में भी AWS के लिए कहा गया है, तो आप इन सभी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। इसको देखिए और इसे तरीके से समझिए। आप AWS में लगभग सारे काम कर पाएँगे जो ज़रूरी होती है एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, एक एप्लीकेशन को बेहतर तरीके से रन करने के लिए, चलाने के लिए लार्ज स्केल में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।